हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ हमारे एक बहुत प्यारे भाई मौजूद हैं, काजी वकास साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। ये हमारे इलाके की हैं और इस वक्त ये साउथ कोरिया में मौजूद हैं। और वकास साहब से आज हम तफसील लेंगे साउथ कोरिया के हवाले से कि पाकिस्तान से अगर कोई बच्चा पढ़ने के लिए जाना चाहता है साउथ कोरिया, तो उसका क्या एलिजिबल क्राइटेरिया, साउथ कोरिया जाना क्या ये एक बेस्ट ऑप्शन है या नहीं बेस्ट ऑप्शन। तो वकास साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कितना कीमती टाइम दिया। वकास साहब, प्लीज पे हमारे देखने वाले व्यूवर्स को ये गाइड कीजिएगा कि साउथ कोरिया जाने का क्या प्रोसेस है अगर कोई पाकिस्तान से जाना चाहता है पढ़ने के लिए, और क्या ये जाना बेनिफिशियल है या नहीं बेनिफिशियल। अच्छा, ये सबसे पहली बात है ना, डिपेंड करता है आपका ना कि दो सिनेरियो में। पहला सिनेरियो ये है कि आप स्कॉलरशिप पे आते हो, तो मोस्टली स्टूडेंट जो पाकिस्तान से यहाँ पे आते हैं वो मोस्टली स्कॉलरशिप पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप आसानी से मिल जाती है। लेट से आप कहते हो कि मैंने मास्टर के लिए जाना है, तो आपने बैचलर किया हो और आप प्रोफेसर को अप्रोच करते हो तो आपकी स्कॉलरशिप हो जाती है और उसके बाद आप यहाँ पे आ जाते हो। तो यहाँ पे मोस्टली स्कॉलरशिप प्रोफेसर की होती है, आपको के बाद हेल्थ इंश्योरेंस होती है और उसके अलावा आपको स्टाइपेंड दिया जाता है और यूनिवर्सिटी की फीस पे की जाती है। तो आप जब यहाँ पे आते हो तो आपको मतलब काम की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप स्कॉलरशिप पे आए हो ना। दूसरा सिनेरियो होता है सेल्फ का। तो सेल्फ के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया है। मुझे लगता है कि मतलब वो आप खुद अप्लाई करते हो किसी यूनिवर्सिटी में, जब आपका एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद आप क्या करते हो कि डायरेक्टली आप फीस पे करते हो उधर से। अच्छा वकास साहब, जो बच्चे आपने बताया कि स्कॉलरशिप पे आते हैं, तो ये कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं और इन स्कॉलरशिप्स को कैसे अप्लाई किया जाए। अच्छा, ये आपको ना हर डोमेन में आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है ना। आप लेट से आप कहते हो कि आप आपकी डोमेन फिजिक्स है या मेरी कंप्यूटर साइंस है, तो अब उसका सिंपल क्या सोल्यूशन होता है, क्या तरीकाकार है कि आप पहले देखते हो आपके डोमेन में कौन से प्रोफेसर है, किस यूनिवर्सिटी में, फिर आप सर्च करते हो। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैं इस यूनिवर्सिटी में आया हूँ, तो अब या मैं किसी और यूनिवर्सिटी में जाता तो मैं क्या करता कि गूगल पे सर्च करता यार के यूनिवर्सिटी का नाम, फिर उस डोमेन में उनकी वेबसाइट पे जाके डिफरेंट प्रोफेसर को, तो जो मेरी डोमेन से रेलिवेंट होगा, मेरी डोमेन से सही डोमेन, मैं उसको मेल करूंगा सीवी। अगर वो उसको मेरी सीवी पसंद आई और वो डोमेन रेलिवेंट हुई तो वो इंटरव्यू करेगा, और इंटरव्यू करने के बाद आप मतलब वो, अगर आपको उसको पसंद आती है तो वो आपको पीएचडी ऑफर करता है या मास्टर ऑफर करता है, जो फुली फंडेड होती है। तो ये किसी भी डोमेन में हो सकता है, किसी भी यूनिवर्सिटी में हो सकता है, आपकी कोई भी डोमेन हो। तो मोस्टली यहाँ पे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट आते हैं, कंप्यूटर साइंस में आते हैं, तो यही है यहाँ पे। अच्छा 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 वकास भी, जो जैसे आपने बताया कि इसमें मुख्तलिफ फील्ड्स में आते हैं लोग पढ़ने के लिए, तो ये जो स्कॉलरशिप होती है ये फुली फंडेड होती हैं। तो जो ये स्कॉलरशिप आप बता रहे हो, आप काइंडली इसका लिंक भी मुझे दे दीजिएगा ताकि मैं अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, ताकि बच्चे उसको अप्लाई जो करना चाहता है वो उसके द्वारा अप्लाई कर सके। और हाँ, दूसरी चीज ये कि प्लीज जो यूनिवर्सिटीज हैं साउथ कोरिया में, आप वो बताएं आपकी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में नॉर्मली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, और किस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बेहतर है। अच्छा, यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें तो वो हमारे पास कोरिया में कैस्ट है ना, या उसमें बहुत लोग आते हैं वो, क्योंकि उसकी रैंकिंग अच्छी है। पर जिस तरह मैं जिस यूनिवर्सिटी में हूँ, अब मैं जेएनयू में हूँ, जीजू नेशनल यूनिवर्सिटी में। तो पर यहाँ पे अब इसकी रैंकिंग इतनी अच्छी तो नहीं है, पर आपका एडमिशन आसानी से हो जाता है, स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। तो जब आप अच्छी यूनिवर्सिटी टारगेट करते हो तो ऑब्वियसली बात है, आपको वहाँ पे कंपटीशन चाहिए होता है। ठीक है, तो नॉर्मली यानी कि अगर आप ये समझते हो कि जिस बच्चे ने पाकिस्तान में मैट्रिक या इंटरमीडिएट कर रखा है, तो मिनिमम कितनी एजुकेशन होनी चाहिए कि आप साउथ कोरिया के लिए एलिजिबल हो? मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है? अच्छा, वो सबसे पहली बात तो ये है ना कि अगर आप स्कॉलरशिप लेनी है, स्कॉलरशिप यहाँ पे एक एक है, उसका नाम है जीकेएस। तो जीकेएस में क्या होता है कि उसमें चीज होती है, बैचलर भी होता है, मास्टर भी होता है और पीएचडी भी होती है, ठीक है। उसके लिए आप ना तीनों पे आ सकते हो। बट ये जो होती है प्रोफेसर स्कॉलरशिप, ये क्योंकि आपको प्रोफेसर जो फंडिंग कर रहा होता है वो किसी प्रोजेक्ट से कर रहा होता है, तो वो नॉर्मली ये प्रेफर करते हैं कि वो सिर्फ पीएचडी का स्टूडेंट हो या मास्टर हो या इंटीग्रेटेड हो। बैचलर के लिए तो ये नहीं होती। तो एक वो ये है कि जेकेएस है तो उसमें स्टूडेंट आ सकते हैं स्कॉलरशिप पे। और बाकी अगर जो कोई सेल्फ सेल्फ पे आना चाहते हैं तो उनका प्लीज अब बताइएगा। सेल्फ का यही है कि जब आप सेल्फ पे आना चाहते हो इंटर के बाद, तो आपने इंटर किया हो, ठीक है, और आप उसके बाद यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो किसी में, जब आपका एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद आपको फीस पे करनी होती है, और मतलब वो आप खुद कर सकते हो, उसमें आपको ना किसी एजेंट की जरूरत पड़ती है। आप जब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अप्लाई करते हो और अगर आपको एडमिशन आपको कंफर्म होता है तो वो आप ये आपके डॉक्यूमेंट मांगते हैं, आप यहाँ में भेजते हो और आपको ये एडमिशन लेटर लेटर ऑफर करते हैं। उसके बाद आप फीस, पहले आप फीस पे करते हो, फिर आपको एडमिशन लेटर मिलता है, फिर आप डायरेक्टली जाके एम्बेसी में वीजा अप्लाई करते हो।
तो ये जब प्रोसीजर है। जब वकास पे वीजा अप्लाई किया जाता है तो कितने दिनों के बाद नॉर्मली एम्बेसी जो है तो वीजा जारी कर देती है? ये नॉर्मली ये तो कहते हैं ना 21 डेज ना, तो मोस्टली हो जाता है 21 डेज। मेरा 5 दिन में हो गया था, मैंने 5 दिन अप्लाई किया में? था। मेरा जी मेरा एडमिशन मतलब जब हुआ, और बिल्कुल मैंने लेट अप्लाई किया। क्लासेस स्टार्ट होनी थी 1 सितंबर को, मैंने अप्लाई किया 26 या 27 को। तो वो मेरा फिर वीज़ा मतलब आसानी से हो गया था। अच्छा, तो आपका वीजा 5 दिन में लग गया। जी 5 दिन में। और वकास भी आपका टोटल कितना खर्चा हो गया था इस वीजा को अप्लाई करने के ऊपर? नॉर्मली आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करने में और सारा कुछ करने में कितना खर्चा हो गया था आपका? अच्छा, ये इस तरह है ना कि लेट से एक बंदा यहाँ से अप्लाई करते हो पाकिस्तान से वीज़ा, तो आपको उनकी कुछ रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले वीज़ा की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपके सारे एचएससी से अटेस्ट होने चाहिए। आपकी जो इंटर की अगर डिग्री है वो वो भी अटेस्ट होनी चाहिए। और उसके अलावा बाकी जो हायर डिग्री सारी हैं ये अटेस्ट होने चाहिए। आइल्स रिक्वायर्ड होता है यहाँ पे, और मिनिमम वो 5.5 होता है। फिर उसके 5.5? अलावा जी जी मिनिमम। अच्छा, आइल्स रिक्वायर्ड है, आइल्स 5.5 होना चाहिए। वो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है, यूनिवर्सिटी की मोस्टली रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है। और ये होता है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, और वो उसके अलावा एफआरसी चाहिए होती है आपकी, और यही डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा वकास भी, अब थोड़ी बात की जाए खर्चे की, कि अगर कोई स्टूडेंट आता है तो नॉर्मली पार्ट टाइम काम करके वो कितने पैसे अर्न कर लेता है एक महीने के अंदर? अब हमारे केस में तो स्कॉलरशिप है, और मतलब हमें काम अलाउ नहीं होता। हम तो काम, मैं मतलब मेरा जो केस मैं काम नहीं कर सकता। और जो बंदा ठीक है। सेल्फ पे आता है, ठीक है, तो अब अगर आप बैचलर के लिए आए हो तो आपको 20 आवर अलाउ होते हैं। मास्टर के लिए आए हो तो आपको 30 आवर अलाउ होते हैं, और पीएचडी के लिए आपको 40 आवर अलाउ होते हैं। पर मैंने जो सुना है, और मोस्टली लोग जो कुछ लोग काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि 70,000 80,000 वान वो पर डे कमा सकते हैं, अगर वो अस्सी इस तरह हजार काम वॉन? करते हैं। जी पर डे। और ये अस्सी और हजार वॉन तकरीबन पाकिस्तानी रुपए में भी बता दें कितने बनते हैं? 16-17 हज़ार तकरीबन बनते होंगे, सोलह अच्छा, सत्रह हज़ार पाकिस्तानी 16 हजार 17 हजार आपके बन जाते हैं एक दिन में? आप कोई काम करें। पर हमारे केस में, मतलब मेरे केस में तो काम अलाउ नहीं है। मैं जिस तरह जो मेरी स्कॉलरशिप है, तो हम मोस्टली वही यूनिवर्सिटी क्लासेस होती हैं, बाकी टाइम हम लैब में गुजारते हैं। अच्छा, तो स्कॉलरशिप हमारे वाले मेरे बच्चों को केस काम करना अलाउ नहीं होता? काम अलाउ होता है, पर आपको जब प्रोफेसर स्कॉलरशिप दे रहा है तो वो किसी प्रोजेक्ट से दे रहा होता है, ठीक है। तो वो जो किसी प्रोजेक्ट से दे रहा है उसका आपने काम करना होता है। आपका लेट्स से वो प्रोजेक्ट है, आपने उस पे काम करना है, तो फिर आपको वो टाइम उधर देना पड़ता है। और नॉर्मली वकास सब कौन कौन से काम नॉर्मली अवेलेबल है साउथ कोरिया में? साउथ कोरिया में मेरे ख्याल से स्टूडेंट को यहाँ पे फैक्ट्री वाला काम कोई भी अलाउ नहीं है। बाकी वो स्टोर पे काम कर सकते हैं। कुछ लोग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, मैं एक लड़के को जानता हूँ, उधर जाते हैं। बाकी स्टोर पे मुझे लोग काम करते हैं इस तरह। स्टोर किस किस्म के स्टोर्स वगैरह होते हैं मतलब? मतलब ये जिस तरह शॉपिंग मॉल हो गए, ठीक है, वहाँ पे काम मिल जाता है। ये बाकी जिस तरह जीएस है, आपके पास सीईओ है, तो इन स्टोर में मुझ कुछ लोगों को काम मिलता है। पर मेरे ख्याल से यहाँ पे लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। पर जो ऐसे काम है कि जिसमें आपको पब्लिक डीलिंग नहीं है और लैंग्वेज आपको नहीं आती, तो उधर हो जाता है। पर अगर आपको कोई ऐसा काम है कि जिसमें पब्लिक डीलिंग भी हो, तो फिर वो लैंग्वेज मस्ट आती है यहाँ पे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वकास भी। इसके अलावा अगर आप कुछ कहना चाहो तो आप बता सकते हो। नहीं, बस कोई भी नहीं, शुक्रिया आपका, आपने हाँ जी। टाइम दी। वकास भी हमारे अटक शहर से हैं। मैं भी अटक से हूँ पाकिस्तान में, तो ये हमारे यानी कि भाई भी हैं और हमारे पड़ोसी भी हैं। तो शुक्रिया जी, बहुत बहुत वकास भाई आपका हमें शुक्रिया। टाइम देने का। और शुक्रिया जी। उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस वीडियो सेशन से बहुत से लोगों का फायदा होगा जो भी साउथ कोरिया जाने में इंटरेस्टेड हैं। तो ठीक है। मिलते हैं इसी तरीके की अगले वीडियो में दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं इसी तरीके की अगले लाइव सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।